एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो बोलती है कि हम इंसानों की लाइफ और दुनिया के फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स और मून जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके। एस्ट्रोलॉजी के सबसे पुराने रेफरेंसेस मेसोपोटामिया की एंशिएंट सिटी बेबीलोन में ढूंढे गए हैं और ये एटलीस्ट 25,000 साल पुरानी फील्ड है। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी के पीछे कोई रियल साइंस है भी सही, या फिर ये बस लोगों का अंधविश्वास है कि करोड़ों किलोमीटर दूर उड़ते स्टार्स और प्लैनेट्स हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं, या फिर हमारी सक्सेस, हेल्थ या रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वेल, इसका जवाब पाने के लिए हमें साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की मदद लेनी होगी। अपनी बुक द ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस में साइकोलॉजिस्ट एरिक नॉयमैन बताते हैं कि हम इंसान हमेशा से ही इतने सेल्फ अवेयर नहीं थे और एक समय पर हम लोगों में ईगो या फिर सेल्फ आइडेंटिटी जैसी कोई चीज भी नहीं होती थी। इस समय पर हमारे एंसेस्टर्स बिना किसी कॉन्शियस कंट्रोल के एक्ट करते थे। जहां मॉडर्न ह्यूमंस के मन को रफली 3 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है जिसमें हमारी पूरी स्पीशीज की मेमोरीज भी होती हैं और हमारी भी। ये वही हिस्सा है जहां पर ख्यालों, बेसिक इंस्टिंक्ट्स और सपनों का जन्म होता है। लेकिन अनकॉन्शियस होने की वजह से हम अपने मन के इस हिस्से को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सेकेंडली, सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके बारे में हम पार्शली अवेयर होते हैं, जैसे हमारी हैबिट्स। और कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारे मन का सबसे नया पार्ट है और ये हमारी सेल्फ आइडेंटिटी और डिसीजन मेकिंग जैसी चीजों से रिलेटेड होता है। वहीं हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ अपने अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी जीव जंतु होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड से निकली कमांड्स उनके लिए भगवान की दी डायरेक्शंस की तरह होती थी, जो उन्हें गाइड करती थी कि उन्हें हर सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मॉडर्न साइंस बताती है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड और उसके ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हमारे दिमाग के राइट हेमिस्फीयर से जुड़े होते हैं। राइट हेमिस्फीयर का काम होता है एक एनवायरनमेंट की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को इकट्ठा करना और इस इंफॉर्मेशन को लेफ्ट हेमिस्फीयर में भेजना, जो इस इंफॉर्मेशन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इस पर रैशनैलिटी अप्लाई करता है। अपनी बुक द बाइकैमरल माइंड में ऑथर जूलियन जेम्स बोलते हैं कि इंसानों की लैंग्वेज को यूज करने की एबिलिटी सिर्फ एक हेमिस्फीयर से इसलिए ज्यादा रिलेटेड है क्योंकि दूसरा हेमिस्फीयर भगवानों के आइडियाज, फैंटेसीज और स्टोरीज बनाने में इन्वॉल्व था। सिंपल भाषा में बोले तो लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिक, रैशनैलिटी और नोन चीजों से डील करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी और अननोन चीजों से डील करता है। हमारे एंसेस्टर्स के दिमाग का राइट हेमिस्फीयर ज्यादा डोमिनेंट था, जिस वजह से वो दुनिया को समझने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन को भगवानों की स्टोरीज में डालकर कंसेप्चुअलाइज कर रहे थे। और इसी वजह से जब उन्होंने स्टार्स के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू करा, तब वो अपनी इन स्टोरीज को उन कॉन्स्टेलेशंस पर प्रोजेक्ट करने लग गए। हमारे एंसेस्टर्स नॉर्थ स्टार को डायरेक्शंस जानने के लिए यूज करने लगे और अपने इस बिहेवियर से उन्हें अंदर ही अंदर ये समझ आने लग गया कि वो आसमान की तरफ देख सकते हैं और अपने आप को भगवानों की तरफ मोड़ सकते हैं। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग का साइकोलॉजिकल मॉडल बताता है कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स को बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं ताकि हम उसे कॉन्शियस बना पाएं। इसी तरह से एक समय पर हम पूरे ब्रह्मांड पर अपनी इमेजिनेशन को प्रोजेक्ट कर रहे थे ताकि हम अपनी इमेजिनेशन को ऑब्जर्व करके उसमें ऐसी कहानियां ढूंढ पाते जो हमें ये समझाती कि हम कौन हैं, कौन सी चीज सही या गलत है और हमें हर अलग सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। हर वो स्टोरी कैरेक्टर या राजा जो सबसे अच्छे गुण दिखाता, उसे इन भगवानों के बीच प्लेस कर दिया जाता था ताकि हर इंसान ऊपर देख सके और उन महान कैरेक्टर्स की क्वालिटीज को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर सके। यही रीजन है कि क्यों हर प्लैनेट को अलग अलग पर्सनैलिटीज असाइन करी गई। जुपिटर आपकी गुडनेस से रिलेटेड है, वीनस आपकी ब्यूटी और प्यार करने की कैपेसिटी है, मार्स आपका गुस्सा और एनर्जी है और सैटर्न आपको टाइम और स्ट्रक्चर की वैल्यू समझाता है। यानी स्टार्स और प्लैनेट्स हमारे एंसेस्टर्स के लिए लिटरल और मॉरल कंपास के जैसे थे और इस वजह से वो उन्हें एक लॉन्ग टर्म की घड़ी की तरह समझते थे और उसके थ्रू अपने फ्यूचर को पता करने की कोशिश करते थे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी बस आसमान में छपी हमारी मिथोलॉजी है? वेल, नो। अपनी बुक आयोन में कार्ल युंग ने प्लेटोनिक मंथ का जिक्र करा है कि किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स इतने स्मार्ट थे कि बिना ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के भी वो ये फिगर आउट कर पाए कि अर्थ जायरोस्कोपिक मोशन में घूमती है, जिसे बोलते हैं प्रिसेशन, यानी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करना। ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है और अर्थ को लगभग 25,920 साल लगते हैं इस रोटेशन को पूरा करने में। और अगर हम इस टाइम को 12 से डिवाइड करें तो हमें ये पता चलता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कौन से ज़ोडिएक साइन का थीम डोमिनेंट होगा। ये बनता है 2160 साल और इस टाइम पीरियड को बोला जाता है प्लेटोनिक मंथ। सो अराउंड 1 AD से लेकर ईयर 2000 तक अगर हम इक्वेटर के पास से सन की पोजीशन को देखते तो उसकी डायरेक्शन में हमें पाइसीज का कॉन्स्टलेशन दिखता, जिसका मतलब
पिछला प्लेटोनिक मंथ एज ऑफ पाइसीज का था और पिछले 2000 सालों का मेन थीम रिलीजन, बिलीफ और सैक्रिफाइस रहे हैं। लेकिन अब हम नए प्लेटोनिक मंथ यानी एज ऑफ एक्वेरियस में एंटर कर रहे हैं और लगभग अगले 2000 सालों का मेन थीम एंटी रिलीजन, साइंस, इनोवेशन और मटेरियलिज्म है। हर बदलती एज के बीच का टाइम डिस्ट्रक्शन, कंफ्यूजन और वॉर से भरा होता है और इस ट्रांजिशन से जुड़े चेंजेस को हम फील भी कर सकते हैं और लोगों के बीच बढ़ते डिवाइड में देख भी सकते हैं। सिमिलरली कई थीम्स हजारों सालों नहीं बल्कि हर अगले दिन बदलते हैं और ये आपका डेली हॉरोस्कोप होता है। हर प्लैनेटरी अलाइनमेंट को रिपीटेटिव हिस्टोरिकल थीम्स और उन प्लैनेट्स की आर्किटिपल क्वालिटीज से रिलेट करके देखा जाता है और उनके बेसिस पर प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। यानी ये प्रेडिक्शंस इस हद तक एक्यूरेट होती हैं कि ये हमें यूनिवर्स में रिपीट होने वाले पैटर्न्स के बारे में बता सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर हम पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रेडिक्शंस को देखें तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके पैदा होने के समय वाले सीजन का, क्योंकि जो बच्चे विंटर्स में पैदा होते हैं उन्हें बचपन में अलग खाना, अलग न्यूट्रिएंट्स और अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, बजाय जो बच्चे समर्स या मॉनसून के दौरान पैदा होते हैं। इसके ऊपर से एक माँ की फिजियोलॉजी भी अलग अलग सीजन्स में बच्चे की डेवलपमेंट को बदलने और उसकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए काफी होती है। और जिन स्टडीज में इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करा गया उनके हिसाब से मार्च से लेकर जुलाई में पैदा होने वाले लोग, यानी जो लोग एरीज, टॉरस, जेमिनाई या कैंसर हैं, उनमें अल्कोहल अब्यूज सबसे ज्यादा होता है। स्किज़ोफ्रेनिया जनवरी, फरवरी और मार्च यानी एक्वेरियस, पाइसीज और एरीज में सबसे ज्यादा होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक्वेरियस, टॉरस, एरीज और पाइसीज में सबसे ज्यादा होता है और डाउन सिंड्रोम कैंसर, लियो और वर्गो में। नाउ इन सीजनल प्रॉब्लम्स को इजीली सीजन से डिस्कनेक्ट करके सिर्फ लोगों के ज़ोडिएक साइन से जोड़ा जा सकता है और उनको पागल बनाया जा सकता है। यही रीजन है कि क्यों आपको बस इतना समझना है कि हाँ, यूनिवर्स के कई ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमारी लाइफ और पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये पैटर्न्स बस एक लूज अप्रोक्सीमेशन को दर्शाते हैं, ना कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन को। अगर इन पैटर्न से डील करने के लिए कोई कॉन्शियस अपोजिंग फोर्स नहीं है, यानी अगर एक इंसान अपनी लाइफ में अनकॉन्शियसली जीता है, जो उसका मन कहता है वो उस चीज को मान लेता है, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है, उसमें कोई विल पावर नहीं है, तो ऐसे इंसान पर इन पैटर्न्स का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रिडिक्टेबल होगा। दूसरी तरफ जितना आप कॉन्शियसली एक्ट करोगे, खुद को डिसिप्लिन्ड बनाओगे और अपने डरों का सामना करोगे, उतनी ज्यादा आप में फ्री विल होगी और उतना ही आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ तक कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है कि एस्ट्रोलॉजी हमारी डेस्टिनी और फ्री विल का कॉम्बिनेशन है और सही कर्मों के साथ हम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन अपने मन मुताबिक बदल सकते हैं।